हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक, ठीक है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ये जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन में जो रेजोनेंस होगा उसका ये क्या है, टॉपिक है, ठीक है। इसमें मेनली हम देखने वाले क्या है उसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे ये कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और केंद्रक में या न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसी तरह से इसका जो प्रोटॉन होता है वो भी, उसका भी अपना स्पिन होता है। ये भी या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। जो प्रोसेशनल मोशन करता है, प्रोसेशनल मोशन कहने का मतलब ये घूमते हुए है ना, अलग अलग एक्सिस में ये घूमते रहता है। तो जब हम इस पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ लेना चाहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखना चाहते हैं, तब इसके जो एनर्जी स्टेट होते हैं वो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, दोनों क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब के अनुसार, अपने अपने क्षमता के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहेंगे, करेंगे, है ना। दोनों क्या करेंगे, अपने अपने क्षमता के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, है ना। ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देता है, ठीक है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देता है। तो इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं आज, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या देगा, पीक देगा, है ना। पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देते हैं। जो अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हो, NMR एक्टिव न्यूक्लियाई जैसे कि प्रोटॉन, हाइड्रोजन, C13 कोई आइसोटोप हो, है ना, F19 फ्लोरीन का 19 वाला आइसोटोप हो, फास्फोरस का 31 मोलिकुलर मास वाला आइसोटोप हो, इन सब का जो न्यूक्लियर स्पिन होता है वो हाफ होता है। तथा इसके अलावा H2 ड्यूटेरियम जिसको कहते हैं, है ना, परमाणु हाइड्रोजन का क्या हो गया, आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14, इन दोनों का क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू 1 होता है। तब ऐसे मॉलिक्यूल जब उस सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले अणु में हो, तब इसके न्यूक्लियर स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है के साथ इलेक्ट्रॉन के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का इंटरेक्शन होता है ना। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का इंटरेक्शन होता है। तो यह प्रोसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर होता है। जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए N और S, तब जाके यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। उससे पहले यहाँ पे इंटरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और न्यूक्लियर के स्पिन के कारण भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, आपस में कोलैप्स कर जाते, इंटरेक्ट कर जाते हैं, कोलैप्स नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा, हम तो यहाँ पे बस दो ही एनर्जी लेवल देख रहे थे, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, उसके अलग अलग अनेक भागों में स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यही स्प्लिटिंग जो होगा वो हाइपरफाइन कपलिंग कहलाएगा। ये जो कपलिंग होगा दोनों के बीच में, है ना, वो हाइपरफाइन कपलिंग कहलाएगा। तथा स्प्लिटिंग जो होगी उसको हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे MS मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर S, ठीक है। S क्या है, स्पिन के लिए बता रहा है।
तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस हाफ हो सकती है, ठीक है। और इसी के लिए अगर हम एम आई की बात करें, मतलब न्यूक्लियर स्पिन की बात करें, तो वो भी क्या होगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। अब यहाँ का प्लस हाफ इन दोनों के साथ एक बार इंटरेक्ट करेगा, माइनस हाफ इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब यहाँ प्लस हाफ क्या करेगा, पहले दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियर स्पिन के साथ में, माइनस हाफ दोनों के साथ फिर से इंटरेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल बन गए, 4 एनर्जी लेवल, 2 2 2 2, है ना, देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, अर्थात एम एस इंटू एम आई, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, इंटरेक्शन। एच क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए, ए क्या है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कितना होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल आपका निकल आएगा, ठीक है। एम एस यहाँ पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। एम आई क्या है, पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या क्या होगा, प्लस हाफ होगा, माइनस हाफ होगा, कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे डायग्राम को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से डायग्राम जो है आपका बनेगा। एम एस क्या है, जब हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड है, सिंगल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उसमें कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे जो इसके एनर्जी स्टेट होंगे वो क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे, ठीक है। मतलब 1s में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक है। ये डीजेनरेट अवस्था में कब होगा, जब इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हम नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है, एक प्रोटॉन के लिए क्या होगा, अप्लाई करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में ये जो डीजेनरेट एनर्जी लेवल है 2 एनर्जी लेवल में टूट जाता है, एक एम एस माइनस हाफ और एक एम एस प्लस हाफ। अब यहाँ प्रोटॉन का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, फाइन लाइन मिलेगा। चूँकि हमको हाइपर फाइन लाइन पढ़ना है, फिर भी से मैं आपको फाइन लाइन के बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक फाइन लाइन मिलेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम फाइन लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब केवल एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, तो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे इन दोनों के साथ में अलग अलग इंटरेक्ट कर जाता है। मतलब यहाँ पे क्या इंटरेक्ट करेगा, एम आई, यहाँ भी क्या इंटरेक्ट करेगा, एम आई। जब एम आई क्या करेगा, दोनों के साथ अलग अलग इंटरेक्ट करेगा, तो जो माइनस हाफ वाला है वो क्या करता है, एक बार माइनस हाफ और एक बार प्लस हाफ के साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जब प्लस हाफ के साथ में इंटरेक्ट करता है तो प्लस वाला यहाँ पे माइनस वाला प्लस वाला क्या होता है, अपोजिट साइन है, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक है। कैंसिल करने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक दूसरे को मतलब क्या बोलना चाहिए, करेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। देखो मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं मान के चलूँ अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ से ये इस तरह से इधर एन इंड और इधर साउथ इंड जो है निकालेगा। ये क्या है, प्रोटॉन है, इसका भी अपना स्पिन है। ये लो, अगर मैं यहाँ पे 2 तरीके का ओरिएंटेशन दिखा सकता हूँ, एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला। ये क्या था, मान के चलो ये है आपका माइनस हाफ वाला। थोड़ा सा समझना यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। ये इस डायरेक्शन में है, अगर ये भी इसी डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ चला गया, यहाँ पे। लेकिन अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है ना, ये चुंबकीय बल रेखा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जो स्टेट थी उससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय स्पिन चुंबकीयत्व तो स्पिन के कारण उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ जो चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा था वो क्या है, न्यूक्लियस के कारण। तो इन दोनों का इंटरेक्शन क्या करेगा, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देगा। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग आएगा। तो एक बार प्लस हाफ के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक बार माइनस हाफ के साथ में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगी, एक एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा, कौन सा, माइनस हाफ है तो फिर प्लस हाफ वाला डाउन चला जाएगा, ठीक है। अब माइनस हाफ है तो माइनस हाफ वाला क्या आ जाएगा, अप चला जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से यहाँ पे प्लस हाफ है, यहाँ भी क्या स्थिति है, एम आई का
प्लस हाफ है और यहाँ पे क्या है, माइनस हाफ है। प्लस हाफ वाला क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। ये रहा यहाँ पे उसका हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। उसी तरह से इसका जो अपोजिट स्पिन होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना जी। स्पष्ट है ना, अपोजिट स्पिन में क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी डाउन हो गई। अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन रूल आपको समझना है। सिलेक्शन रूल, इस ट्रांजिशन को समझने के लिए आपको सिलेक्शन रूल जानना पड़ेगा। सिलेक्शन रूल क्या है, जब MS में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब फाइन लाइन के लिए अगर ट्रांजिशन हो रहा है, फाइन लाइन के लिए ट्रांजिशन हो रहा है, तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ माइनस हाफ से प्लस हाफ तक गया है, मतलब यहाँ पे 1 बढ़ा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम जब I में ट्रांजिशन करवाते हैं, इंटरेक्शन के बाद ट्रांजिशन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी लेवल में या फिर जो उसका जो स्पिन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो सेम होना चाहिए। तो सेम न्यूक्लियर स्पिन में यहाँ पे करवाओ, माइनस हाफ से माइनस हाफ में एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्लस हाफ से प्लस हाफ में एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये क्या है, हाइपर फाइन लाइन के लिए, हाइपर फाइन लाइन के लिए, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, हाइपर फाइन लाइन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्पेक्ट्रा देखें तो फाइन लाइन वाला स्पेक्ट्रा में केवल एक ही पीक मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हाइपर फाइन वाला स्पेक्ट्रा जब लेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यही पीक जो है स्प्लिटेड दिखेगा, 2 भागों में टूटा हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को बस समझ लो, इतना समझ लोगे मतलब आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई मॉलिक्यूल अगर आपको दे दिया गया है तो किस तरह से आप फाइन लाइन या हाइपर फाइन लाइन तो यहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं हम, हाइपर फाइन लाइन आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखने से क्या पता चलेगा। चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये भी बता रहा था कि अच्छा ये चीज़ देख लो, MS माइनस हाफ टू प्लस हाफ एक फाइन लाइन मिला, अब प्लस हाफ टू प्लस हाफ मतलब टोटल अब यहाँ पे ट्रांजिशन I की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस हाफ टू माइनस हाफ 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक लाइन मिलेगा, यहाँ एक लाइन मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइपर फाइन लाइन किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए मिलता है। चलो इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे हम, ठीक है, इतने से हम मानने वाले नहीं हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में देखो, मैग्नेटिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और उसका जो MS मिलता है तो हमको क्या मिलता है, फाइन लाइन। अभी भी हमने देखा न्यूक्लियर स्पिन करता है प्रोटॉन तो हमको MI वैल्यू मिलता है। जब MI वैल्यू का MS वैल्यू के साथ में इंट्रैक्शन होता है तो क्या मिलता है हमको, हाइपर फाइन लाइन। ये इसका सबसे शॉर्ट डेफिनेशन हो गया, शॉर्ट डेफिनेशन ऐसे भी आप समझा सकते हो। तो मैं सोचा हूँ इसको आप क्या कर दो, इंट्रोडक्शन जहाँ शुरू मैंने डाला है वहीं पे सबसे शुरू में ही आंसर लिखने से पहले इसको लिख दो, है ना। ये स्टार्ट में ज़्यादा इम्प्रेशन जमेगा, है ना, इम्प्रेशन जमेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। हाइपर फाइन लाइन का फॉर्मूला होता है 2Ni+1। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई, NMR एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई, NMR भाई NMR में ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में ही क्या होता है, न्यूक्लियस जो है एक्टिव होता है, और या तो हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम के लिए MS का मान प्लस हाफ है, MI का मान भी प्लस हाफ है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। दोनों का स्पिन क्या होगा, हाफ हाफ होगा। अब फॉर्मूला के अनुसार 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, N1 इंटू I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू क्या है, हाफ है तो हाफ रख दिए, +1, 2 कट गया, है ना, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, 1 + 1 = 2। 2 लाइन हमने देखा है अभी कि 2 लाइन जो है हाइपर फाइन लाइन आता है। इसी टाइप से मैं एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेता हूँ, एंथ्रासीन नेगेटिव आयन। एंथ्रासीन का नेगेटिव आयन मतलब इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंथ्रासीन क्या होता है, इस तरह से 3 बेंजीन रिंग कोलैप्स किया हुआ है, ठीक है। ये कम्प्लीटली 2 बेंजीन रिंग है, उसमें जो CH ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, यहाँ पे एंथ्रासीन बन गया है। इसमें नेगेटिव चार्ज फ्री स्पिन होगा।
तो यहाँ पे अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं सेम इन्वायरमेंट वाले कितने हैं। देखो यहाँ पे जो ये मध्य वाला है इसको आप सी मान लो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा सेम इन्वायरमेंट का होगा। यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ वाले एक स्थिति वाले हाइड्रोजन है चारों वाले, तो इसको मैंने ए मान लिया। इसकी संख्या कितनी है 4, ठीक है। सी की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पे जो ये स्थिति है यहाँ वाला है ना, इसको मैंने क्या मान लिया बी की संख्या कितनी है 4, है ना। अब प्रत्येक प्रोटॉन की जो आई वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ होगी। अब प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए हम अलग अलग क्या निकालते हैं, जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करते हैं और गुणा करते जाते हैं, ठीक है। एक ही एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये ए वाले के लिए निकालते हैं, ए वाला हाइड्रोजन के लिए, बी वाला हाइड्रोजन के लिए और सी वाला हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, इसमें कितना है हाफ प्लस 1, ये 2 और 2 कट गया, 4 + 1 = 5। सेम चीज़ यहाँ भी 4 संख्या में है तो ये भी क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है सी में 2, सी में कितना है 2 ही हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 कट गया, 2 और 1 3, ये 3, 5 × 5 = 25, 25 या 75, तो 75 यहाँ पे क्या मिलेगा आपको हाइपर फाइन लाइन मिलेगा। ये किसके लिए है एंथ्रासीन, ये आपका नेट सेट एग्जाम में गेट एग्जाम में पूछा जाता है। इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, स्पिन कितना होता है हाइड्रोजन का हाफ, तो 2 × 2 हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाफ प्लस 1, 2 कट गया, यहाँ पे क्या आएगा 3 लाइन, ठीक है 3 लाइन। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम मैंने बनाया है इसी का, CH2 का है ना, CH2 रेडिकल का मैंने एक और डायग्राम मैंने बनाया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। MS स्पिन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है, लेकिन ये कौन सा स्थिति में है, ये है डीजेनरेट। कब होगा ये, नो मैग्नेटिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये क्या हो जाता है 2 भागों में टूट जाता है। यहाँ पे फाइन लाइन कितना मिलेगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपर फाइन लाइन अगर मान के चलो 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन में ये कैसे टूट रहा था 2 भाग में टूट रहा था, माइनस है तो माइनस वाला ऊपर जा रहा था, प्लस वाला कहाँ आ रहा था नीचे, ये था MS और ये क्या है MI। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा MS ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन के कारण स्पिन है और ये क्या है आपका न्यूक्लियस के कारण स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये आपका प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये आपने इससे पहले भी देखा है, इससे पहले भी आपने देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो भाई 2 प्रोटॉन है, मतलब यहाँ पे तो 2 बार टूटेगा, ठीक है। अब दोनों के दोनों क्या है इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, CH2 में जो दोनों हाइड्रोजन है उनका इन्वायरमेंट एक जैसा है। जब इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता है तो फिर से स्प्लिटिंग होती है, एक प्रोटॉन का यहाँ स्प्लिटिंग हुआ, दूसरा प्रोटॉन का यहाँ स्प्लिटिंग हुआ। लेकिन जब इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता है तो इसका जो माइनस है तो माइनस वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और प्लस वाला नीचे आएगा। अब प्लस है तो प्लस वाला ऊपर जाएगा, माइनस वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन को इंटरेक्ट कराते हैं तो ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा समझना, इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या आता है 3 वैल्यू निकलता है, ठीक है 3 वैल्यू निकलता है। तो 3 वैल्यू को आप कैसे दर्शा सकते हो, 0 बीच में ले लो, एक तरफ +1 और एक तरफ -1, ठीक है। 2 एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या किए हैं आपस में कोलैप्स कर गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है इसके जो एनर्जी लेवल हैं आपस में क्या किए हैं कोलैप्स कर गए हैं, मतलब एक ही एनर्जी लेवल का निर्माण करते हैं, ये दोनों एक जैसा यहाँ पे फ्यूज हो गए हैं। इसी टाइप से ऊपर में भी सेम टू सेम 2 एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या किए हैं कोलैप्स कर गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव ऊपर जाएगा, नीचे आएगा नेगेटिव, प्लस वाला है तो नेगेटिव नीचे आएगा, ये आपस में क्या कर जाता है कोलैप्स कर जाता है। अब इसके जो एनर्जी लेवल बनते हैं वो -1 +0 +1 +1 0 -1, इस तरह से। चूँकि ये नेगेटिव है तो -1 ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो +1 ऊपर जाएगा,
बीच में 0 होगा, नीचे में -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबल ट्रांजिशन, अगर केवल एक प्रोटॉन होता तो हमने क्या देखा था, 2 ट्रांजिशन हो रहा था, किसमें, हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही प्रोटॉन था। अब यहाँ पे कार्बन में जो रेडिकल है उसके सामने क्या है, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। 2 न्यूक्लियस, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन का जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, इस तरह से पड़ेगा। 3 एनर्जी लेवल यहाँ पे 6 एनर्जी लेवल बन जाएंगे, जिसमें से 3 एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगा, -1 से -1 के बीच में, 0 से 0 के बीच में, +1 से +1 के बीच में, ताकि MAI का जो वैल्यू आ जाए वो सिलेक्शन रूल के लिए 0 आ जाए, ठीक है। मतलब सिलेक्शन रूल यहाँ पे क्या होगा, 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि 2 अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जाएगा, तब ये जो एनर्जी लेवल यहाँ कोलैप्स किया है ना, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग एनर्जी लेवल दिखाना शो कर देगा, ठीक है। ये क्या करने लगेगा, अलग अलग एनर्जी लेवल दिखाना शो करेगा। यहाँ तो एक एनर्जी लेवल है ही, यहाँ भी एक एनर्जी लेवल है, यहाँ भी एक एनर्जी लेवल है, और नीचे में भी एक एनर्जी लेवल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 2 अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है मतलब 8 एनर्जी लेवल है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, 4 हाइपरफाइन स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब अगर प्रोटॉन यहाँ अलग अलग इन्वायरमेंट के होते, CH2 का जो प्रोटॉन है वो क्या होता, अलग अलग इन्वायरमेंट में होता, तो इस तरह से हमको 4 हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलता। सिलेक्शन रूल आपको मालूम है, MI=0 और MS=+-1, ये सिलेक्शन रूल है। अगर CH3 की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, है ना। CH3 की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, और I मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो क्या है आपका, हाफ है। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो लाइन होगा वो क्या होगा, 2Ni+1, n की जगह पे 3 रख दो, यहाँ हाफ है, 2 कट गया, 3 और 1 4 लाइन, ठीक है। 4 लाइन वाला कैसे बनेगा, इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब बनाना, ठीक है जी। अब इंटेंसिटी ऑफ हाइपरफाइन लाइन जो है ओबे पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, इस तरह से अगर एक ही पीक आएगा तो उसकी इंटेंसिटी तो एक ही होगी, ठीक है। ये पीक को बताता है, पीक की इंटेंसिटी को बताता है। अगर एक पीक आएगा तो एक होगी, 2 पीक आएगा तो दोनों के पीक का जो इंटेंसिटी होगा क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन 3 पीक आएगा तो क्या होगा, 1:2:1, है ना। 3 पीक आएगा तो क्या होगा, 1:2:1। 4 पीक आएगा तो 1:3:3:1। 5 पीक आएगा तो 1:4:6:4:1। इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो 1 है, किनारे किनारे 1 लिख दो। अब यहाँ पे जो 1 है उसको जोड़ के बीच में लिख दो 2, और किनारे किनारे 1 लिख दो। अब यहाँ पे 1 और 2 है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3। किनारे में 1 है तो इसको 1 ही रहने दो, ठीक है। किनारे में हमेशा 1 ही रहेगा, किनारे 1 लगा दो। 1 और 3 कितना होगा 4, 3 कितना हो जाएगा 6, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 1 तो 1 ही रहेगा। और आगे बढ़ाना चाहते हो तो 1 यहाँ पे लिख दो। 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, 4 और 6 क्या आ जाएगा 10, 6 और 4 क्या आ जाएगा 10, 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, और 1 तो ये 1 रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 4 5। अगर 6 हाइपरफाइन लाइन आ रहा है तो इसका रेशियो क्या होगा, इस तरह से होगा। क्लियर है, तो इसको कहते हैं पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो गया, सॉरी इसके लिए, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट ही वैसा था तो मैं क्या करूं। धन्यवाद, ठीक है।